Hello everyone, I hope you are all doing great. So, in our last lecture, we discussed the great ruler Harshvardhan and his empire. In today's session, we will move further south to explore the kingdom of South India, that is Chalukyas, Pallavas, Ishwakush, and Kadambas. So, in the last lecture, हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था और जब हमने ये देखा था कि हर्षवर्धन जब नर्मदा से नीचे जा रहा था तो उसकी कन्फ्रंट्रेशन हुई थी पुलकेशिन टू के साथ और पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। अब जो पुलकेशिन टू था वो बिलोंग्स करता था चालुक्याज ऑफ बादामी से। तो जो चालुक्याज ऑफ बादामी और पल्लवाज ऑफ कांची ये सब कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धन की। जैसे हर्षवर्धन नॉर्थ में था तो अगर हम साउथ में जाएंगे तो पुलकेशिन टू जो कि चालुक्याज ऑफ बादामी से बिलोंग करता था और पल्लवाज ऑफ कांची में मतलब ये सब किंगडम उस समय साउथ को रूल कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब साउथ में उस समय चालुक्याज ऑफ बादामी और पल्लवाज ऑफ कांची के बीच मतलब बहुत सालों तक कन्फ्रंटेशन और बहुत सारे वार हुए। और ये पीरियड था साउथ में काफी मेजर कल्चरल, लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोग्रेस का। जैसे कि आप कल्चर में देखेंगे तो महाबलीपुरम, शोर टेम्पल, काफी सारे कन्नड़ वर्क भी हुए और जो कन्नड़ लैंग्वेज मतलब ग्रो हुई इस पीरियड में। और संस्कृत लिटरेचर भी काफी साउथ में फेमस हुई ड्यूरिंग चालुक्याज और पल्लवास। और अपार्ट फ्रॉम पल्लवास ऑफ कांची एंड चालुक्याज ऑफ बादामी कुछ और भी रूलर्स थे जैसे कि ईश्वाकुश और कदम्बास डायनेस्टी भी थी जो साउथ इंडियन किंगडम से बिलोंग करती थी। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे चालुक्याज के बारे में। तो चालुक्याज के बारे में अगर हम बात करें तो जो इलाहाबाद पिलर जो कि समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद पिलर के बारे में लिखा गया है और एहुल का पिलर जिसमें पुलकेशिन टू के बारे में लिखा गया है। तो इन पिलर में काफी डिटेल अकाउंट दिया गया है पल्लवास और चालुक्याज कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, और लिटरेचर चालुक्यास के पीरियड में जो थी वो थी पंपा भारता जो कि पंपा ने लिखी थी और कवि राजमार्ग। ये उस समय कन्नड़ का मतलब बहुत ही फेमस वर्क था उस समय का। और कुछ फॉरेन अकाउंट्स भी हैं जिससे हमें चालुक्यास के बारे में पता चला है, जो कि सुलेमान अल मसूदी, ये सब उस समय के कंटेम्प्रेरी ट्रेवल्स थे जिनके लिटरेरी सोर्सेस से हमें चालुक्यास के बारे में पता चला। और उस समय भक्ति मूवमेंट भी चालू हो चुका था। तो अलवर और नैनार्स इनके डिवोशनल वर्क्स और इनकी पोएम्स में भी रेफरेंस दिया गया है चालुक्यास के बारे में। अब चालुक्यास के इंपोर्टेंट रूलर्स जो जनरली एग्जाम में आते हैं और जनरली इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन काफी सारे एग्जामों में देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चालुक्यास में था पुलकेशिन वन। तो पुलकेशिन वन ने ये डायनेस्टी फाउंड की थी और कदम्बास से मतलब इंडिपेंडेंस जो मिली थी वो पुलकेशिन वन के दौरान ही मिली थी। और अश्वमेधा सेक्रीफाइस भी पुलकेशिन वन ने करवाया था। सबसे पहले जैसे जो याजन्स और सेक्रीफाइस होते हैं मतलब ये भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि अश्वमेधा हो गया और राजसूय यज्ञ। तो इन सब का मतलब आई होप आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो एक बार मैं बता देता हूँ। अश्वमेधा यज्ञ में क्या होता था कि जैसे आपके पास अगर कोई घोड़ा है, आप जैसे राजा हैं तो आपका घोड़ा अगर बिना रुके जिस राज्य तक चला जाता था वो राज्य राजा का हो जाता था और मतलब बिना किसी कन्फ्रंटेशन के वो राज्य राजा के अधीन हो जाता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ था ताकि उससे ये पता चले कि हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ तक है। अगर कहीं मान लो घोड़ा का रुक जाता था मतलब या फिर कोई उस घोड़े को रोक देता था तो उसका मतलब वो जो किंगडम है वो आपसे लड़ना चाहता है या फिर वो आपको मतलब आपके कंट्रोल से बाहर है। तो ये अश्वमेधा यज्ञ होता था उसमें। और ऐसी राजसूय यज्ञ में क्या होता था, कोरोनेशन ऑफ किंग। और फिर पुलकेशिन वन के बाद आता है कीर्तिवर्मन जिसने कैपिटल फाउंड की थी बादामी में, तो इसलिए इसका नाम पड़ा चालुक्याज ऑफ बादामी। अब कीर्तिवर्मन के बाद था मंगलेशा। तो जो मंगलेशा था वो पुलकेशिन टू का चाचा था जिसे मारकर पुलकेशिन टू ने चालुक्य के राजा की गद्दी हासिल की। जो पुलकेशिन टू था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग था चालुक्यास का। और पुलकेशिन टू की मतलब काफी सारी कन्फ्रंटेशन हुई थी पल्लवास के साथ जिसमें मोस्ट ऑफ दी जिसमें पुलकेशिन टू ने भी काफी सारे वार लड़े थे जैसे कि हर्षवर्धन से। और हर्षवर्धन से वॉर करने के बाद पुलकेशिन टू का नाम पड़ा था परमेश्वरा भी कहते थे पुलकेशिन टू को। ये टाइटल उसे तब मिला था जब उसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो पुलकेशिन टू की लड़ाई हुई सबसे पहले महेंद्र वर्मन के साथ जिसमें महेंद्र वर्मन हार गया। फिर उसके बाद पुलकेशिन टू की लड़ाई हुई महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिम्हा वर्मन के साथ जिसमें पुलकेशिन टू हार गया। अब 8वीं सेंचुरी तक राष्ट्रकूटाज ने
चालुक्यास को रिप्लेस कर दिया था। और एक दंतीवर्मन चालुक्य रूलर था, उस दंतीवर्मन के समय गोविंद III राष्ट्रकूटा का रूलर, उसने मतलब चालुक्यास को हराया था। तो राष्ट्रकूटास के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब चालुक्यास के एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर की बात करें तो जो रूल था वो धर्मशास्त्र के हिसाब से चलता था, और जो पुलकेशिन वन था उसे काफी सारे शास्त्रों का ज्ञान था। और काफी सारे टाइटल्स चालुक्यास रूलर्स को मिले थे, जैसे कि महाराजा धीराज परमेश्वरा, ये पुलकेशिन II को हर्षवर्धन को हराने के बाद ये टाइटल मिला था। और जो डिविजन्स थे वो इस तरह से डिवाइड थे, जैसे कि विश्यास हो गया, तो विश्यास के अंदर बहुत सारे राष्ट्र आते थे, राष्ट्र के अंदर नाडु, और फिर नाडु के अंदर आते थे ग्रामा। ये डिविजन्स मतलब कई डायनेस्टी में डिवीजन के अलग अलग नाम है, जैसे हमने गुप्ता डायनेस्टी में कुछ और डिविजन्स पढ़े थे, हर्षवर्धन के टाइम पे कुछ और डिविजन पढ़े थे, और ये चालुक्यास के टाइम पे ये डिवीजन है। तो अगर फ्यूडल लॉर्ड्स की बात करें तो समांतास को फ्यूडल लॉर्ड्स कहते थे, और जो उनका रॉयल सिंबल था वो था वाराह, जो विष्णु का जो वाराह अवतार है वो इनका सिंबल था। और लिटरेचर तो जो एहोल इंस्क्रिप्शन है और महाकुदम इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में लिखे गए थे, और संस्कृत साउथ इंडियन में फेमस हुई थी चालुक्यास और पल्लवास के रूल में। और जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी वो कन्नड़ थी। और अगर एहोल और महाकुदम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये जो इंस्क्रिप्शन थे ये दुर्लभा देवी, जो कि पुलकेशिन वन की क्वीन थी, उन्होंने इंस्क्रिप्शन बनवाए थे। हाँ, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम रिलीजन पे। तो जो चालुक्यास थे वो शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों को मानते थे। इनवाइटेड ब्राह्मण ग्रुप्स फ्रॉम द गंगेटिक रीजन। इन लोगों ने ब्रह्मा वो काफी सारे ब्राह्मण ग्रुप को बुलाया था गंगेटिक रीजन से टेम्पल रिचुअल्स को कंडक्ट कराने के लिए। और रूलर्स जैसे कि कीर्तिवर्मन हुआ, मंगलेश हुआ और पुलकेशिन II, इन लोगों ने काफी सारे यज्ञास भी किए थे। पहले लोग यज्ञास इसलिए भी करते थे ताकि उन्हें एक मतलब एक स्टेटस मिल जाए, जैसे कि क्षत्रिय स्टेटस को अचीव करने के लिए भी लोग यज्ञ कराते थे। तो इसलिए ये ब्राह्मण्स ग्रुप को बुलाते थे ताकि यज्ञ कंडक्ट करके इन्हें वो स्टेटस मिल सके। टाइटल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये जो कार्तिकेयन जो गॉड थे, जो कि शिव जी के बेटे थे, उन लोगों को ये स्पेशल इंपोर्टेंस देते थे, क्योंकि जो कार्तिकेयन है उन्हें गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है। और जो पल्लवास और चालुक्यास कॉन्फ्लिक्ट में वार को काफी अहमियत दी गई है, तो इसलिए कार्तिकेयन को ये अपना स्पेशल गॉड मानते थे। मतलब ये ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, और काफी सारे रिलीजन्स को भी ये लोग पैट्रोनाइज करते थे, जिसमें जैनिज्म भी था। जैनिज्म को काफी प्रमोट काफी जैनिज्म को काफी सपोर्ट किया था चालुक्यास ने, जिसमें जो पुलकेशिन II था उसका जो कोर्ट पोएट था वो रवि कीर्ति था, जो कि एक बहुत बड़े जैन स्कॉलर थे। और कीर्तिवर्मन II के रूल में एक जैन टेम्पल बना था अनेगिरी में। और जो कृष्णा प्रिंस थे उन्होंने एक गुणापत्र नाम के जैन मॉन्क थे, उन्हें अपना टीचर अपॉइंट किया था। और पूज्य पुदा वो ऑथर थे जैनेन्द्र व्याकरण के, जो कि विजयादित्य के टाइम पे रहते थे। और ह्यून सेंग्स ने भी अपार्ट फ्रॉम जैनिज्म बुद्धिज्म सेंटर्स भी काफी सारे थे पल्लवा चालुक्यास के टाइम पे, जो कि ह्यून सेंग ने रिकॉर्डेड किए थे, जिसमें हिन्युआन और महायान दोनों टाइप के। पर जो अगर टोटल मतलब अगर टोटल इम्पैक्ट देखें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म एज कम्पेयर टू प्रीवियस रूल काफी डिक्लाइन हुए थे पल्लवास के बाद, और पल्लवास से वो डिक्लाइन होना काफी चालू हो गए थे। चालुक्यास के आर्किटेक्चर तो जो बिल्डिंग टेम्पल्स जो बनते थे वो सॉफ्ट सैंडस्टोन से बनते थे, और दो टाइप के बनते थे। एक तो एक्सकावेटेड, मतलब जो केव को एक्सकावेट करके और स्ट्रक्चरल रूप देख के ऐसे मतलब टेम्पल बनाए जाते थे, जिसमें बादामी को एक एक्सकावेटेड केव मतलब केव को खोद के भी बनाया गया है, और स्ट्रक्चरल वे में भी बनाया गया है। एक पटाटकल में वीरूपक्षा टेम्पल और एहोल में लड़कान टेम्पल, ये भी फेमस है स्ट्रक्चरल टेम्पल के लिए। और बादामी टेम्पल जो है वो एक्सकावेटेड भी है और स्ट्रक्चरल भी है। और पेंटिंग की बात करें तो वाकाटाका स्टाइल पेंटिंग चालुक्यास ने अडॉप्ट की थी। विष्णु के काफी सारे इमेजेस देखी जा सकती हैं चालुक्यास की पेंटिंग में, क्योंकि विष्णु और शैविज्म दोनों के फॉलोअर थे। और जिसमें पॉपुलर चालुक्य पेंटिंग है वो है मंगलेशन की। इस पेंटिंग में क्या डिपिक्ट किया गया है कि जो कुछ बॉल एक मतलब बॉल है जिसे काफी सारे पल्लवास फैमिली के लोग चालुक्यास फैमिली के लोग देख रहे हैं, तो ये इस पिक्चर में डिपिक्ट है। इसके बाद हम आ जाते हैं पल्लवास पे। तो पल्लवास के जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, जिसमें मतलब आप इसे थोड़ा ये ट्रिक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि सीमा सीमा
सीमा के नाना नंदी अपराजित थे। तो इनके रूलर्स को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसमें सीमा, सी से सीमा विष्णु, एम से महेंद्र विष्णु, सीमा नाना, नरसिम्हा वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन टू, और फिर नंदी वर्मन थ्री और अपराजिता। तो ये मतलब ट्रिक है, आप इसे ऐसे भी चाहे तो मतलब अगर आपको याद नहीं होता तो याद कर सकते हैं। तो सीमा विष्णु ने कालभैराज, ईश्वकुश, इन सबको हरा के पल्लवास किंगडम स्थापित किया और अपनी किंगडम को कावेरी तक पहुंचाया। फिर सीमा विष्णु के बाद आता है महेंद्र वर्मन, जो कि एक गुड पोएट था, म्यूजिशियन था। काफी सारे केव टेम्पल्स महेंद्र वर्मन ने बनवाए थे। और महेंद्र वर्मन जैनिज्म से शैविज्म की तरफ शिफ्ट हो गया था जब भक्ति मूवमेंट आया था। तो एक सेंट थे अपर, तो उन सेंट के इन्फ्लुएंस में महेंद्र वर्मन जैनिज्म से शैविज्म में शिफ्ट हो गया था। और इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है माता विलासा प्रशाना। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि जनरली एग्जाम में देखी जा सकती है। अभी यूपीपीसीएस 2025 में भी इस पर क्वेश्चन आया था, माता विलासा प्रश्न पे। और महाबलीपुरम का जो कंस्ट्रक्शन है वो महेंद्र वर्मन के रीन में ही चालू हुआ था। महेंद्र वर्मन को मैंने आपको बताया कि पुलकेशिन टू ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। इसके बाद उसका जो बेटा था नरसिम्हा वर्मन, जैसे महामाला भी कहते थे, उसने फिर पुलकेशिन टू को हरा दिया था अपने दोस्त मना वर्मा के साथ। जो मना वर्मा था ये था प्रिंस श्रीलंका का। 2 बार एक्सपीडिशन भेजा था नरसिम्हा वर्मन ने भी श्रीलंका में अपने दोस्त मना वर्मा की हेल्प करने के लिए। इसने काफी सारे रथास और पोर्ट बनाए थे महाबलीपुरम में, और चोला, चेरा, कालबरास सबको नरसिम्हा वर्मन हराया था। मतलब नरसिम्हा वर्मन पल्लवास का एक इम्पोर्टेंट रूलर था और काफी ग्रेट वॉरियर था। काफी सारे पोर्ट महाबलीपुरम में नरसिम्हा वर्मन ने बनवाए थे। तो उन पोर्ट से साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं जैसे कि कंबोडिया, मलाय, वहां से ट्रेड होता था। उसके बाद आता है नरसिम्हा वर्मन टू, जिसे राजसिम्हा भी कहते हैं। तो राजसिम्हा ने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था, शो टेम्पल बनवाया था। नरसिम्हा वर्मन के रीन में मतलब काफी पीस थी क्योंकि इसने वॉर अवॉइड किए थे। फिर उसके बाद आता है नंदी वर्मन थ्री, जिसने पांड्यास को हराया था और लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर था। और उसके बाद अपराजिता, जो कि चोला किंग आदित्य वन के साथ युद्ध में हार गया था। इसके बाद पल्लवास किंगडम मतलब पूरी तरीके से मतलब धीरे धीरे खत्म ही होता चला गया। फिर अगर पल्लवास के एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की बात करें तो वही मतलब सेम महाराजा धीरज टाइटल था। लैंड ग्रांट्स मतलब लैंड ग्रांट्स दो टाइप के थे, एक ब्रह्मदेय और देवदान। तो देवदान में क्या होता था, जो विलेज से जो भी रेवेन्यू मिलता था वो सीधे सीधे टेम्पल को जाता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि पहले किंग के पास जाए फिर उसके बाद टेम्पल के पास जाए, मतलब वो सीधे डायरेक्ट टेम्पल के लिए ही विलेज से रेवेन्यू होता था। तो उसके बदले में जो विलेजेस थे उन्हें टेम्पल के आसपास या फिर टेम्पल से जो एम्प्लॉयमेंट इमर्ज होता था वो विलेजर्स को मिलता था। और उसके बाद लोकल असेंबली थी, जैसे कि सभा और उरार। सभा फॉर्मल थी और उरार इनफॉर्मल थी। और एक टैंक इरिगेशन जो कि काफ़ी फेमस था पल्लवास रीन में, उसका नाम था इरीपटी लैंड। तो इरीपटी लैंड में क्या होता था कि काफ़ी सारे विलेजर्स अपना लैंड मतलब डोनेट कर देते थे। वो लैंड क्या होता था, उस लैंड में मतलब उस लैंड में एक बड़ा सा टैंक बनता था। और वो टैंक आसपास के मतलब उस टैंक में वाटर स्टोर करते थे, और वो जो वाटर जो स्टोर होता था वो आसपास के इरिगेशन में हेल्प करता था। तो ये था इरीपटी लैंड। सोसाइटी वही, कास्ट सिस्टम तो उस समय बढ़ ही चुका था, ब्राह्मणिज्म का राइज हो चुका था, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट था नहीं क्योंकि कास्ट बहुत ही उस समय लेजिट थी। अब जैसे कि सिमिलर टू चालुक्यास, पल्लवास भी शैविज्म और वैष्णविज्म को पेट्रोनाइज करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि भक्ति मूवमेंट उस समय काफी फेमस हो गया था, तो काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे भक्ति स्कॉलर से। तो उन लोगों ने शैविज्म और वैष्णविज्म को अडॉप्ट कर लिया था। संस्कृत कोड लैंग्वेज थी पल्लवास की, और माता विलासा प्रहासना, कीर्त अर्जुन भैरवी की, और दक्ष कुमार चरित्र डंडिन का, इन लोगों ने एक सेट कर दिया था संस्कृत स्टैंडर्ड साउथ में। ये मतलब इंपॉर्टेंट वर्क है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कीर्त अर्जुन ने किसने लिखी, वो लिखी भैरवी ने, और दाश कुमार चरित्र लिखी थी डंडिन ने। आर्किटेक्चर में रॉक कट मंडप, महाबलीपुरम जो महेंद्र वर्मन वन ने स्टार्ट किया था, रथास एंड शोर टेम्पल, और कैलाशनाथ टेम्पल जो कि नंदी वर्मन टू ने चालू किया था। कभी कभार नंदी वर्मन टू ना बोल के क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जैसे कि राजसिम्हा, या मतलब आपको रिमेंबर होना चाहिए कि मतलब राजसिम्हा किसका नाम है, वो नरसिम्हा वर्मन टू का नाम था, और नरसिम्हा वर्मन वन का नाम था महामल्ला। तो जो महाबलीपुरम था उसे मामलापुरम भी कहते हैं, क्योंकि महाबलीपुरम का जो पूरा डेवलपमेंट है वो महामल्ला ने कराया था, इसलिए उनके नाम पर मामलापुरम पड़ गया। तो ये जो ट्रेड है मतलब इम्पोर्ट, कांचीपुरम जो था वो इम्पोर्टेंट हब था, बार्टर ट्रेड होता था, और मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन थी पल्लवास के टाइम पे जिनका नाम था मणिग्रामन।
और ट्रेड होता था मामल्लपुरम में, मतलब मामल्लपुरम में पोर्ट बनवाए थे नरसिम्हा टू ने। तो जो ट्रेड करते थे वो जनरली 3 कंट्रीज होता था, जिनका नाम था कंबोजा, जैसे आप कंबोडिया कहते हैं, चंपा और श्रीविजया, जो कि साउथर्न मला में है। और जो ईस्टर्न कोस्ट था, उनसे अरब लोग ट्रेड करते थे, जो वो अरब से ज़्यादा डोमिनेट था। इसके बाद अदर डायनेस्टी जो साउथ में उस समय थी वो थी इक्ष्वाकुस और कदम्बास। तो इक्ष्वाकुस की कैपिटल नागार्जुन में थी और ये सातवाहन के सक्सेसर थे। बाद में जिन्हें हराकर पल्लवास आए, ठीक है। और कदम्बास और बनवासी ये 4th और 6th सेंचुरी में थे। और मयूर शर्मन ने कदम्बास और बनवासी को स्थापित किया था। तो जो मयूर शर्मन था वो पल्लवास के कंटेम्प्रेरी था। और फिर जो कदम्बास डायनेस्टी 4th और 6th सेंचुरी के बाद ये थोड़ी डिक्लाइन हो गई थी, और फिर बाद में रीमर्ज हुई 11 to 13 सेंचुरी के बीच, और 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, कदम्बास ऑफ गोवा और कदम्बास ऑफ अंगल। तो कदम्बास के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, मतलब बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस, तो यही हमारा साउथ इंडियन किंगडम खत्म होता है। और आगे हम एंशिएंट हिस्ट्री के जो चैप्टर बचे हैं, जिसमें संगम डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। और यहीं हम एंशिएंट हिस्ट्री को, मतलब यहाँ से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, फिर आगे मिडिवल हिस्ट्री पे जाएंगे। सो थैंक यू, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।